स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित विभिन्न विषयों में विभिन्न सब्जेक्ट्स पर ताज़ा तरीन व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं, लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। जुड़े रहिए और इन व्याख्यानों का लाभ उठाइए। तो आइए दोस्तों, आज हम बातें करेंगे सहमति के बारे में। प्रायः ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, दो अथवा अधिक व्यक्ति सहमत तब कहे जाते हैं जब वो एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हों। इस कथन का हमें मतलब समझना है। यहां पर मुख्य शब्द आया सहमति। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत हो जाते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। यानी कि प्रश्न के में जो एक कोटेशन दी गई है, एक युक्ति दी गई है, वास्तव में वह धारा 13 के एक इंटरप्रिटेशन है। इस धारा के अंतर्गत दी गई परिभाषा को यदि हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है सहमति की कुछ विशेषताएं। सहमति के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। दो व्यक्ति, एक वो जो प्रस्ताव देगा, दूसरा व्यक्ति जो उस पर सहमति देगा। अगर प्रस्ताव ही नहीं है तो सहमति कहां से आ जाएगी? तो एक हुआ प्रस्तावक, एक हुआ जिसने सहमति दी। चूंकि सहमति एक से ज्यादा व्यक्ति भी दे सकते हैं, इसलिए कम से कम दो व्यक्ति जरूर होंगे किसी सहमति के लिए। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं, एक ही बात सहमति अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए साथ आ रही है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही बात होनी चाहिए। यानी कि सभी पक्षों के लिए हम एक ही बात लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पार्टी ए, पक्ष ए से हमने किसी एक बात की सहमति ली जबकि पक्ष बी से हमने किसी और बात की सहमति ली। ऐसा नहीं होगा। अनुबंध के जितने भी पक्षकार हैं वो सभी एक ही बात के लिए सहमति देंगे। सभी पक्ष एक ही अर्थ में, सभी पक्ष एक ही अर्थ में सहमत होंगे। अर्थात किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखा जाएगा। जैसे अगर कोई ये कह रहा है कि 15 रुपए प्रति किलो की दर से हम आम खरीदने के लिए सहमत हैं, हम 4 आदमी, तो ऐसा ना हो कि एक आदमी सफेदा आम की बात सोच रहा है, दूसरा लंगड़े आम की सोच रहा है, तीसरा अल्फांसो की बात कर रहा है और चौथा कटे हुए छिले हुए आम की बात सोच रहा है। 4 व्यक्ति, चारों ने अलग बात सोची, यह सहमति नहीं है। सहमति के लिए सभी पक्ष द्वारा एक ही अर्थ में सहमति होनी चाहिए और झूठ और छिपाव का किसी प्रकार का कोई प्रयास या उपयोग न किया गया हो। तो इसका मतलब यह निकलता है, सहमति के लिए मुख्य रूप से 5 बातें आ जाती हैं। एक, कोएरिशन, उत्पीड़न। दूसरा, अनुचित प्रभाव। तीसरा, कपट। चौथा, मिथ्या वर्णन। पांचवा, गलती। हम एक एक करके इन सब चीजों का प्रभाव देखेंगे। अगर इन 5 में से किसी भी चीज का सहमति पर प्रभाव है, अर्थात धारा 14 के अनुसार सहमति केवल उसी दशा में स्वतंत्र कही जाएगी जबकि वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो हमने 2 बातें अभी तक समझी। अनुबंध के लिए सहमति आवश्यक है, हमने सहमति का अर्थ समझा। अनुबंध के अंतर्गत हमने इस चीज को देखा कि इस सहमति का स्वतंत्र होना भी आवश्यक है और स्वतंत्र सहमति के लिए
जो 5 मुख्य तत्व हैं जिनसे सहमति प्रभावित ना हो, हमने उनके बारे में भी चर्चा की। आइए एक एक करके अब इस चर्चा को, इन तत्वों को, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हुआ उत्पीड़न, कोएरिशन। धारा 15 के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना, दोनों बातें, कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्जित है, उसे उत्पीड़न कहा जाएगा। तो बड़े क्लियर हो गई बात, एक लाइन। कोई भी कार्य जो भारतीय दंड विधान की किसी भी धारा का उल्लंघन करे, कोई भी छोटी से छोटी धारा का भी उल्लंघन करे, वो उत्पीड़न। और ऐसा कार्य करे या करने की धमकी देते तो हम कहेंगे सहमति उत्पीड़न से प्रभावित है, और उस सहमति की अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कोई वैल्यू, कोई प्रभाव नहीं होगा। इस आधार पर अगर देखा जाए तो उत्पीड़न की पहली विशेषता क्या हुई? पहली विशेषता हुई धमकी देना या ऐसा कोई कार्य करना जो कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की किसी धारा का उल्लंघन करता हो। हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी की संपत्ति को भी रोक लिया जाता है अगर, या रोकने की धमकी भी दी जाती है, तो भी इसे उत्पीड़न ही कहा जाएगा। जहां उत्पीड़न किया जा रहा हो वहां पर भारतीय दंड संहिता का लागू होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर एक भारतीय नागरिक अमेरिका में बैठ करके कोई अनुबंध कर रहा है, लेकिन उस अनुबंध के लिए सहमति उसने किसी ऐसे कृत्य के वशीभूत होकर के की है जो कि भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है, तो यद्यपि अमेरिका में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं है, तथापि ऐसे अनुबंध के लिए दी गई सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। उत्पीड़न को सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार उठाएगा। पीड़ित पक्षकार कहे बताएगा, सिद्ध करेगा कि उसका उत्पीड़न हुआ है, और पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर, अगर वो चाहे, यानी कि इच्छा पर, ऐसे अनुबंध को व्यर्थ अनुबंध की श्रेणी में रखा जा सकता है। नटशेल में, संक्षेप में अगर कहा जाए तो उत्पीड़न को सिद्ध करने का दायित्व पीड़ित पक्षकार का, उत्पीड़न को उससे प्राप्त कोई भी अधिकार को सिद्ध करने का दायित्व पीड़ित पक्षकार का, हानि पहुंचाने के लिए संपत्ति को रोकना या जबरन प्रयोग करना भी आपका उत्पीड़न कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सहमति को प्रभावित करने वाले दूसरे तत्व, अनुचित प्रभाव की, अनड्यू इन्फ्लुएंस की। जब दो पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हों जहां पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है और सबल पक्षकार ने अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया हो, तो इसे अनुचित प्रभाव कहा जाता है। इस आधार पर अगर कहा जाए तो अनुचित प्रभाव में जो मुख्य बात होनी चाहिए वो ये, एक पक्षकार की इच्छा को दूसरा पक्षकार कौन? जो सबल पक्षकार है, जो इन्फ्लुएंसिंग पार्टी है, एक पक्षकार की इच्छा को इन्फ्लुएंसिंग पार्टी उसे प्रभावित करे और अपनी स्थिति का दुरुपयोग करे, मिसयूज करे। अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने का भार सबल पक्षकार पर होगा।
उत्पीड़न में पीड़ित पक्षकार ने सिद्ध करना था कि उसका उत्पीड़न हुआ, जबकि अनुचित प्रभाव में सबल पक्षकार यानी कि वो पक्षकार जो इन्फ्लुएंसिंग है, ये उसका दायित्व होगा कि वो सिद्ध करे उससे ली गई सहमति अनुचित प्रभाव से मुक्त है। तीसरी सहमति कपट से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड। सेक्शन 17 धारा 17 कहती है, यदि अनुबंध का कोई पक्षकार या एजेंट दूसरे पक्षकार या उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से या अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे यह प्रतीत हो कि कपट किया गया है, तो वह कपट कहलाएगा। तो वो कौन से कार्य हैं जो कपट प्रतीत होंगे? पहला, जानबूझकर किसी असत्य को सत्य बताना, झूठ को सच बोल दो जानबूझ करके। यहां मैं जो जानबूझ करके नोइंगली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा और इसको याद रखिएगा। तो पहली बात जब हम कपट मानेंगे वो क्या है? जानबूझकर किसी असत्य को सत्य बताना या सत्य को छुपा लेना, यह भी धोखा है। पूरा न करने के उद्देश्य से अगर आपने कोई वचन दिया है तो यह भी आपका कपट कहलाएगा। जहां बोलना आवश्यक हो लेकिन आप मौन रहें, यह भी कपट कहलाएगा। जहां धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य किया गया हो या करने का प्रयास किया गया हो, यह भी धोखा है, यह भी कपट है। मतलब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, जानबूझ करके तथ्यों को छुपाना, यह कपट की श्रेणी में आता है। पूरा न करने के लिए कोई वचन दिया या धोखा देने के लिए कुछ वचन दिया या जहां बोलना आवश्यक था, जहां आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, नहीं कर रहे हैं, यह आपका कपट कहलाएगा। सहमति को प्रभावित करने वाली अगली चीज कहलाती है मिथ्या वर्णन, मिसरिप्रेजेंटेशन। अनुबंध अधिनियम की धारा 18, जब अनुबंध का एक पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब अनुबंध का एक पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता पर विश्वास रखते हुए दूसरे पक्षकार को धोखा न देने के उद्देश्य से वर्णन करता है तो उसे असत्य वर्णन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मिस्टर ए ने अमेरिका से 1000 क्विंटल गेहूं खरीदा। रसीद आ गई है, कंफर्मेशन आ गई है, पेमेंट हो गई है, जहाज अमेरिका से चल दिया है, भारत पहुंचना है। दुर्भाग्यवश रास्ते में जहाज डूब गया। अब यहां इस पार्टी को नहीं पता कि जहाज डूब गया। उसके हिसाब से यह सत्य है कि जहाज आ रहा है, जबकि वास्तव में यह असत्य हो गया, झूठ हो गया, जहाज तो आ नहीं रहा है। अब अगर जहाज नहीं आ रहा है लेकिन वो तो विश्वास कर रहा है कि जहाज आ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तथ्य यही कह रहे हैं। तो जब इस तथ्य पर विश्वास करते हुए वह आगे कोई बात करता है, किसी अनुबंध के लिए प्रेरित होता है, तो यह कहा जाएगा कि यह अनुबंध असत्य घटना से पीड़ित है, मिथ्या वर्णन से पीड़ित है। इसका मतलब निश्चयात्मक कथन असत्य वर्णन हो सकता है। निश्चयात्मक, मुझे लग रहा है, नहीं साहब मैंने पैसे दिए हैं, जहाज आ रहा है, मुझे निश्चित हूं, यह झूठ है, असत्य है। अज्ञानतावश गलती कर देना भी मिथ्या वर्णन कहलाएगा। अज्ञानतावश, गलती से गलती कर देना, इंटेंशन। गलती और फ्रॉड में सिर्फ इंटेंशन का अंतर है। कपट में जानबूझ करके हम करते हैं, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में, गलती में हम अज्ञानतावश इस काम को करते हैं और हमारा उद्देश्य धोखा देना
नहीं होता है। अगला तक कहलाता है तथ्य जिससे आपकी सहमति प्रभावित हो सकती है, वो कहलाती है गलती, मिस्टेक। मिस्टेक का वर्णन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 टू 22, धारा 20 से 22 के में किया गया है। अनुबंध के संबंध में की जाने वाली ये गलतियां दो प्रकार की हो सकती हैं, नियम संबंधी गलती या तथ्य संबंधी गलती। नियम संबंधी गलती मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि भारत में प्रचलित अधिनियम का उसे संपूर्ण ज्ञान है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून के प्रति अज्ञानता, नियमों के प्रति अज्ञानता आपको किसी अपराध से मुक्ति नहीं दे सकती। यदि नियम के संबंध में पक्षकार कोई गलती करता है तो उसे इसके लिए क्षमा नहीं किया जाएगा, बल्कि गलती के आधार पर उसे क्षमा किया जाएगा और उसे गलती के आधार पर अनुबंध में लाभ मांगने का भी अधिकार नहीं होगा। यानी कि अनुबंध से उसको जो फायदे हो सकते थे वो भी उसको नहीं प्राप्त होंगे। ये थी नियम संबंधी गलती। इसके साथ दूसरी प्रकार की गलती कहलाती है तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक रिगार्डिंग द फैक्ट्स। यदि अनुबंध के दोनों पक्षकारों का अनुबंध के संबंध में कोई गलती होती है, अनुबंध के संबंध में, ये क्या हो सकती हैं? गलती रिगार्डिंग टाइटल, स्वत्व के संबंध में गलती, माल की पहचान के संबंध में गलती, माल के गुण, क्वालिटी के बारे में गलती, या माल के मेन एलिमेंट, मुख्य तत्व के बारे में कोई गलती। इन गलतियों की वजह से यदि अनुबंध प्रभावित हो रहा है तो दोबारा फिर वही बात आ जाती है कि तथ्य संबंधी गलतियों की वजह से जो अनुबंध किया जाएगा उसमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया जाएगा। यह मैंने आपको आज बताया कि अनुबंध की सहमति किन किन तत्वों से प्रभावित हो सकती है। अगर विस्तृत रूप से देखा जाए, अनुबंध इनमें से यदि किसी भी चीज से या कलेक्टिवली कई चीजों से, पांचों में से कोई एक या कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी संयोग से यदि सहमति प्रभावित है तो ऐसी सहमति पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगी, वाइडेबल, वाइड की बात नहीं कही मैंने, वाइडेबल होगी। चूंकि ऐसा अनुबंध वाइडेबल होगा, व्यर्थनीय होगा, इसलिए ऐसे अनुबंध को न्यायालय में प्रस्तुत करके पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, गलती की दशा में अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर दिया जाएगा, वाइड घोषित कर दिया जाएगा और उसके लिए जो न्यायालय जो भी तय करेगा वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा, समझा कि सहमति का अनुबंध पर क्या प्रभाव होता है। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर, जहां पर आपको वाणिज्य विषय के विभिन्न विषयों पर विभिन्न व्याख्यान नियमित अंतराल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मेरा आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए वीडियो का तुरंत संज्ञान मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये व्याख्यान कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अगर लिखेंगे तो मुझे इन व्याख्यानों को आपके लिए अतिरिक्त उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।